गैर मुतवक्के तौर पर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मुस्बत आपको अब इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। ईरान मुआहिदा करने के लिए बिल्कुल बेताब है और वहां के हालात उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ बैठकर बात करे। मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है, नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान डील करने के लिए बिल्कुल बेताब है। हर एक बिजनेसमैन ताकत को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। गैर मुतवक्के तौर पर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से मुस्बत आपको अब इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सफारती राब्तों में अहम पेशरफ सामने आई। अरब मीडिया जिसको रिपोर्ट कर रहा है और इसके मुताबिक दोनों मुमालिक मुमकिना मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदों के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए तेजी से इस वक्त काम जारी है, जबकि मुआहदे के आखिरी नकात का ऐलान बहुत जल्दी किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान से अहम शख्सियात की जुमेरात को यानी आज ईरान रवानगी का इम्कान है, जहां जारी सफारती मुशावरत के दौरान मुआहदे से मुतलिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, जहां मुआहदे के हतमी नकात पर मजीद बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक हफ्ते के दौरान दूसरी मरतबा ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचे, जहां उनकी ईरानी क़यादत और आला हुकाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और पूरी दुनिया इस वक्त इस मुलाकात को क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और ईरान के अंदर से ये खबर आ रही है कि ये दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सफारती राब्तों, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के तराजु में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। और दोस्तों, इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी के करीब जॉइंट बेस है जी एंड्रयूस, उस पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बिल्कुल बेताब है और वहां के हालात उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ बैठकर बात करे। और वो फिर ये भी कहते हैं कि अगर चाहे ईरान के साथ मुज़ाकरात में वक्त लग रहा है, ताहम अमेरिका तेहरान की एक और कोशिश और एक और मौका उनको देने जा रहा है और हमें इस मामले में किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। और साथ साथ उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की थी कि अगर हमारा ईरान के साथ मुआहिदा नहीं होता तो अमेरिका दोबारा से कार्रवाई कर सकता है। देखिए, आप कार्रवाई करके देख लें, उसके बाद भी नतीजा यही होगा, फिर आपको सालसों की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, सबसे बड़ा नुकसान इसमें मिडल ईस्ट का होगा। डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल नुकसान तो होगा, लेकिन असल नुकसान जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर 3 ममालिक हैं, बल्कि काफ़ी सारे और भी ममालिक हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया, उनकी बेसिस के ऊपर जहाँ जहाँ भी अमेरिकन मौजूद थे। और इन्होंने खबरदार कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई हमारी $ट्रिलियन की जो इंडस्ट्री है वो तो तबाह हो गई, हमारा वजूद इस वक्त खतरे में है। और ये जंग अगर ये महाज इसी तरह चलता रहा, खुला रहा, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारा दिफा नहीं है तुम्हारे जैसा। अगर तुम यहाँ पर अपने 4-5 जो जहाज़ हैं खड़े कर भी दो, अपनी फ़ौज को भी उतार दो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हमें ईरान से जो तुमने यूरेनियम हासिल करना था वो कर नहीं सके, रिजीम चेंज तुमने करनी थी वो भी नहीं कर सके। अब तो खबर ये भी आ रही है कि जो इनके जो ईरानी सदर थे जिनको नज़रबंद किया गया, उसके बाद उनकी शहादत की खबर भी आई और अब वो कहाँ हैं, इस हवाले से जो खबरें आती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस रिपोर्ट को ब्रेक किया था और उनका ये दावा था कि अमेरिका एक नई हुकूमत बनाना चाहता था और वहाँ पर जो इनके सदर थे उनके ज़रिए इस हुकूमत को शायद उनके हवाले किया जाता और रजीम चेंज का इन्होंने नारा लगाना था, लेकिन वो भी नहीं हो सका। दोस्तों, दूसरी जानिब सदर ट्रंप बदस्तूर ईरान को डराने धमकाने में मसरूफ़ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले पर मेरे और नेतन्याहू के दरमियान इत्तफाक है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है, वो डील चाहता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। उनका कहना था कि ईरान डील करने के लिए बिल्कुल बेताब है। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि हमने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और दीगर मुल्कों में कई साल तक जंगें लड़ी, जबकि ईरान जंग को अभी 3 माह ही गुजरे हैं। इसमें भी ज्यादा वक्त सीज फायर का है। ईरान जंग में हमने सिर्फ 13 जानें गंवाई, दीगर जंगों में हमने लाखों जानें गंवाई। उन्होंने ये भी कहा कि आपने हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। एक दूसरे मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना था कि जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन ईरानियों से राब्ता है वो माकूल हैं, हम जवाब के लिए चंद दिन तक इंतजार करेंगे। ट्रंप
की इस गुफ्तगू में जो एक और हाईलाइट थी कि उनकी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के साथ फ़ोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि क्यूबा के अवाम की मदद हमें करनी होगी, यानी अब वो यहाँ से निकलकर क्यूबा जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक आपको जो इसमें अहम नुक्ता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं और वो अपनी इस जंग को पिछली जंगों के साथ जो वियतनाम और दीगर मुल्कों के अंदर इन्होंने लड़ी है उसके साथ एक कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि फेस सेविंग मिल सके, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करें, कैपिटल अपना पॉलिटिकल जो ये खो चुके हैं इसे वापस रिटेन किया जा सके। और डोनाल्ड ट्रंप अपने माजी के हवाले इसलिए देते हुए आपको नजर आते हैं कि भाई अगर हम ईरान के साथ जंग कर रहे हैं तो हमारी तो जंग सिर्फ 5 से 7 दिन रही, बाकी वक्त सारा जंगबंदी का है। और अगर तुम बाकी जंगों को उठाकर देखते हो तो वहां पर लोग इससे ज्यादा मारे गए, लेकिन हमारे दौर में हलाकतें भी कम हुई और हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने जा रहे हैं। और हमारा जो इमेज है जंगे रोकने का, ताकत की बुनियाद पर वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। दोस्तों, बयानबाजी के साथ साथ अमेरिका हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है जिससे ईरान को दबाव में लाया जा सकता है। अमेरिका ने ताजा इकदाम माली पाबंदियों की सूरत में उठाया और ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदी लगा दी है। नई अमेरिकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना ने यह भी बताया कि इन इकदामात से ईरान के लिए पोशीदा मालियाती निज़ाम और गैर कानूनी जहाज रानी के निज़ाम पर पाबंदी आयद की गई। इस निज़ाम से ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल की फरोख्त से सालाना अरबों डॉलर मुंतकिल होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर यह भी दूं, क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर आप पेंटागन और जो भी सदर आता है इनके गठजोड़ को देखें तो वहां पर हर एक बिजनेसमैन ताकत को इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। पॉलिसीज ऐसी बनाओ, जंग शुरू कर दो, असले की फैक्ट्रियां आबाद हो जाएंगी और फिर इस असले को दुनिया की मुख्तलिफ मंडियों में और जो बायर्स हैं उनमें इसको बेचा जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान है और मैं आपको बार बार बताता हूं कि अफगानिस्तान में ऐसा असलहा कमीशन हुआ जो कागज़ों में तो मौजूद था, लेकिन कभी भी उसने जो अफगानिस्तान की सरजमीन नहीं देखी, कभी भी अफगानिस्तान में उसे उतारा नहीं किया, लेकिन कागज़ों में आपको वो असलहा ज़रूर मिलेगा। कमीशन किया गया, पैसे बनाए गए और ये पैसे कहाँ गए? उन सेनेटर्स और उन लोगों के जो पावरफुल जनरल्स थे अमेरिका में बैठकर, जो ताकत को और इन फैक्ट्रीज को और जंग को कंट्रोल करते रहे, फैसले करते रहे। और दोस्तों, अब काम एक ये हुआ है कि जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, खानदान के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो भी इस पैकेज में शामिल थे, उन्होंने इतना माल बना लिया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये बात उन्हें मालूम है कि भाई जितना हमने पैसा बनाना था, कल को जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, सदारत से हम फारिग होंगे, तो यकीनन हमारे खिलाफ जो हैं केसेस खुलेंगे, अदालतों में उन्हें घसीटा जाएगा, उनके खिलाफ एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब किया जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामला से मुतल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना दे दिया गया है। महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज में अमेरिकी हुकाम को ट्रंप, उनके खानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया। यह इस्तिस्ना इन तहकीकात पर भी लागू होगी जो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं या मुस्तकबिल में ज़ेर गौर लाई जा सकती हैं। डेमोक्रेट रहनुमाओं ने इस इक़दाम पर सख्त तनकीद करते हुए ट्रंप इंतज़ामिया पर बदउनवानी और ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम लगाया। देखें, ये बाज़ दफ़ा हर चीज़ इल्ज़ाम नहीं होती। हम ये कह देते हैं ना कि मुबैना तौर पर क्या एक फैक्ट्री, ड्रोन फैक्ट्री लगाई नहीं गई और उसमें किसकी इन्वेस्टमेंट थी? क्या इनके दोस्तों ने जंग की जो इन्फॉर्मेशन इनको मिल रही थी, जितनी भी बेटिंग आपकी साइट्स हैं वहाँ पर जंग के हवाले से बेट्स नहीं लगाई और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं? तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही। इसीलिए उनको मालूम था कि यार इस्तिस्ना हासिल को, जिस संग पाकिस्तान में लोगों ने इस्तिस्ना हासिल किया, सदर जरदारी ने इस्तिस्ना हासिल किया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उन्हें इस कुर्सी से उतारा गया तो उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात खुल सकते हैं और वो अब इस बुढ़ापे में दोबारा जेल नहीं जाना चाहते। तो ताकतवर यही काम करते हैं। ताकतवर दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो क्यूबा में हो, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो भारत के अंदर हो, आपको हर जगह ताकतवर इसी किस्म का खेल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, और एक और जो चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सदर ट्रंप ने अपने और अपने पूरे ख़ानदान के लिए टैक्स में खुसूसी रियायत हासिल कर ली है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब सदर ट्रंप अपनी मर्जी से टैक्स देंगे और कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि भाई ये टैक्स कम क्यों है, ये ज़्यादा क्यों है।
اور یہ کہ ٹرمپ کو ٹیکس ذمہ داریوں سے بھی استثنا دینا غیر آئینی ہوگا، یہ ان کے اوپر نا زبردست قسم کی اب تنقید وہاں پر ہو رہی ہے۔ دوستو امریکہ بے شک ہم سے مختلف ہے، لیکن اس ایک معاملے پر پاکستان اور امریکہ اب ایک ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور اب کچھ لوگوں کو مقدس بنا کر جس طرح پاکستان میں استثنا دے دیا گیا، اب یہی کھیل امریکہ میں بھی کھیلا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اگرچہ بات چیت کے مثبت اشارے ملے، لیکن ایران امریکہ پر ابھی بھی اعتبار نہیں کر رہا۔ دوستو ایک طرف جنگ بندی اور دوبارہ سے جنگ شروع ہونے والی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ بندی کے بعد ایران خاموش بیٹھے گا۔ ایران اس وقت خاموش نہیں بیٹھا جب آپ میزائلوں کے حملے کر رہے تھے تو انہوں نے اسی طرح آپ کو جواب دیا، تو یہ لفظی گولہ باری کا جواب نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ دوستو محمد باقر کالیباف نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ دشمن کی چالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نئی جنگ کی تلاش میں ہے۔ تہران سے جاری بیان میں محمد باقر کالیباف نے کہا کہ دشمن کی ظاہری اور چھپی ہوئی چالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے ایک نئے دور کی تلاش میں ہے۔ ایرانی افواج نے جنگ بندی کے موقع کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت دوبارہ بحال کی۔ امریکہ سے مذاکرات کرنے والے ایرانی وفد کے سربراہ نے مزید کہا کہ بڑھتا ہوا اقتصادی دباؤ اور محاصرہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے امریکی حملے کی صورت میں علاقائی ممالک کو وارن کیا کہ اپنے بیان میں کہ ابراہیم رضائی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اگلے حملے کے موقع تک علاقائی ممالک کے پاس بھی وقت ہے، اور وہ سوچیں علاقائی ممالک امریکیوں کے مستقل بے دخلی کا اعلان اور اس پر عمل درآمد کرے۔ اب یہ گیم اس طرح سے ہوگی کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے تو دوستو ہو ہی رہا ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر تم امریکنز کی جنگ میں ہمارے ساتھ لڑو گے تو پھر تمہیں بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، امریکہ کے پیچھے لگ کر تم حالات کو خراب نہ کرو۔ اور یہ انہوں نے وارننگ جاری کی، اور یہ مسلسل دیکھ لیں حملے کتنے ہوئے، ان کی بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اسی تناظر میں یہ ایک وارننگ دوبارہ ایران کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور غزہ کے لیے امداد لے جانے والے سمود فلوٹیلا کے کارکنوں کو اسرائیلی حکام کے ہاتھوں ان کو گرفتار کیا گیا حراست میں، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ایک ویڈیو ہے، ان کے کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جس طرح سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، غیر انسانی سلوک کی ویڈیوز جیسے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ لیکن کیوں یہ سب کیا جا رہا ہے؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بولے گا، آج وہ تمام ممالک نہیں بولیں گے جو ایک طرح سے پراکسی بنے ہوئے ہیں امریکنز کی اور دوسری طرف اسرائیل کی۔ دوستو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اٹلی، ترکی، کینیڈا، نیدرلینڈ اور جرمنی اور بیلجیم نے واقعے کو انسانی وقار کے منافی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی اور باضابطہ وضاحت کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے عبرانی زبان میں کیپشن لکھا تھا کہ ہم دہشت گردی کے حامیوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں، اور جو تم دہشت گردی فلسطین کے اندر کر رہے ہو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں ایک ہی بات کہی گئی تھی کہ فلسطین کو آزاد کرو، اور جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا اس کو اسی وقت پولیس نے دھکے مارے، اور ان کو جس پوزیشن میں رکھا ہوا تھا، دنیا کا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی آرگنائزیشن، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، کوئی شخص بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہ وہ اسرائیل ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اور آج اگر آپ ان کی اس جرانہ کو دیکھیں، یہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اب وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور سے ایک خبر میں آپ کو بھارت سے بھی دے دوں، اور بھارت سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ بھارت کی وزارت داخلہ نے ملک کے شہریت کے قوانین میں ایک اہم ترمیم کا اعلان کیا، جس کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاروں کے لیے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے عمل میں اپنے پرانے یا موجودہ پاسپورٹ کی تفصیلات ظاہر کرنا لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق اس نئی پابندی کا بنیادی مقصد کاغذی کارروائی کو زیادہ آسان بنانا اور شہریت کی درخواستوں کے طریقہ کار میں شفافیت اور وضاحت لانا ہے۔ اور اسی قانون کی آڑ میں مودی سرکار نے بھارت کے نسلوں سے آباد مسلمانوں کو غیر بھارتی قرار دینے کا ووٹ منسوخ کیے، اگر آپ کو یاد ہو، اور مغربی بنگال میں دھاندلی کر کے فتح حاصل کی، اور اب حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور یہی کام ہم نے بھارت کے اندر اس سے پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب اسے ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویورز، امریکہ اگلا جو سٹاپ ہے اس کا، اس حملے ایران پر حملے کے بعد وہ کیوبا جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے نیریٹو بلڈنگ وہاں بھی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے کیوبا کے حوالے سے، تو جا کر اسے ضرور دیکھیے گا، عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اور دوستو خبر کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مہم شروع کر دی ہے، اور امریکہ نے کیوبا کے سابق صدر راول
कास्त्रो पर फर्दर जुर्म आयद कर दी है। और अमेरिका के कायम मकाम अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राउल कास्त्रो और दीगर अफराद पर अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में ये फर्दर जुर्म आयद की गई है। तो वो कोई ना कोई एक ऐसी ना बेस बना रहे। अब ये खबर क्या थी? अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कास्त्रो और दीगर मुलज़मान पर त्यारा तबाह करने और कत्ल के 4 मुकदमात भी कायम किए गए। उन्होंने कहा कि सन 1996 में जब क्यूबन फौजी त्यारों ने 2 शहरी जहाज़ों को मार गिराया था, इस वाक़े में हलाक होने वाले 4 अफराद के ख़ानदान दहाइयों से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। और सहाफ़ियों को उन्होंने ये भी बताया कि चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजरे, ट्रंप इंतज़ामिया इन लोगों के ख़िलाफ़ इंसाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। यार ये कार्रवाई नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी करे ना, कितने हज़ार मुसलमानों को इन्होंने शहीद कर दिया फ़लस्तीन के अंदर, बच्चों को इज्तिमाई कब्रें निकली, केमियाई हथियार इस्तेमाल किए। ये केस काश इनके ख़िलाफ़ भी चले और अमेरिका में शायद कोई ऐसी क़यादत कभी किसी ज़माने में आए जिसे एहसास हो कि नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई महाज यहाँ पे भी ओपन हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।